दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम पुनः आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराना जो CRPC है वो रिपील हो चुका है। उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रवर्तन में आ चुका है। 2023 में ये बना था। इसका अधिनियम संख्या 46 है। 1 जुलाई 2024 से ये संपूर्ण भारत में लागू है और अध्याय 9, 11 और 12 से भिन्न उपबंध जनजातीय क्षेत्र को, नागालैंड को वो लागू नहीं होंगे, किंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन पर या उनके किसी भाग पर विधि को जो है लागू कर सकते हैं नोटिफिकेशन द्वारा। और जनजातीय क्षेत्र वही होंगे जो संविधान की 6ठी अनुसूची में जो है उनको बताया गया है। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसमें साफ लिखा गया है कि दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम सस्ता शीघ्र न्याय प्रदान करना, इसका जो है वो प्रमुख उद्देश्य है। पीड़ित को शीघ्र न्याय प्रदान हो, अन्वेषण शीघ्र से शीघ्र हो और शीघ्र ही उसका विचारण हो और जल्दी न्याय मिल सके पीड़ित व्यक्ति को। इस संहिता का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है और इसमें वो सभी चीज़ें अब लगभग शामिल कर ली गई हैं जिनको पहले कभी किसी संहिता में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि रिपील हो चुका CRPC 1973 में जो है कई बार संशोधन हुआ। 1974 से लेकर के और निर्भया कांड तक उसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए, परंतु फिर भी वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में उतना सक्षम नहीं रहा। इसी को मद्देनजर रखते हुए सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए इसको जो है भारत सरकार द्वारा बनाया गया। आइए हम जान लेते हैं इसके डेफिनेशन क्लोज के बारे में। धारा 2 में जो है इसका डेफिनेशन क्लोज है, बात कर लेते हैं। धारा 2 की उपधारा 1 के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो जो है उसके बारे में। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसी की तलाशी या साक्ष्य का अभिग्रहण, जब्तीकरण या उसकी उपस्थिति और वो सभी चीज़ें जिनका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसमिशन हो सकता है, वो सब चीज़ें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक में हैं या जिनको राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद बात कर लेते हैं धारा 2 की उपधारा B के बारे में, जो जमानत के बारे में बता रही है। देखिए, किसी अधिकारी द्वारा या न्यायालय द्वारा कुछ शर्तों पर किसी अपराध के अभियुक्त अथवा किसी संदिग्ध व्यक्ति जो अपराध का संदिग्ध है उससे जो है बंध पत्र प्रतिभूति सहित या रहित निष्पादित करने पर विधिपूर्ण अपेक्षा से छोड़ दिया जाना, ये जमानत कहलाता है। आगे इसका जो महत्वपूर्ण पद है वो है धारा 2C की बात जो हम कर लेते हैं। उसमें जो है वो बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है। जमानती अपराध से एक ऐसा अपराध विपरीत है जो इस संहिता की प्रथम अनुसूची में या तत्संपर्क किसी विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और जो अजमानती अपराध से भिन्न है। और चौथा इसमें जो बताया गया है धारा 2 की उपधारा D में, वो है आपका बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड प्रतिभूति सहित जो निष्पादित किया जाता है वो बेल बॉन्ड कहलाता है। अर्थात ऐसा मान लीजिए आप कि उसमें जमानती जो है वो शामिल होता है। देखिए, जहाँ तक जमानत का संबंध है, जमानती अपराधों में जमानत का जो अधिकार है वो जो है डिमांड किया जा सकता है। मोतीराम वर्सेस
स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1978 के केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा एक बात कही गई थी कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, अर्थात जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जमानत एक अधिकार स्वरूप है उसकी डिमांड की जा सकती है, और जो अजमानती अपराध हैं उसमें जमानत का अधिकार जो है डिमांड करने का नहीं होता है। इस संहिता में कुल 39 अध्याय हैं और 531 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची जिसमें एक चार्ट बनाया गया है और उसमें जमानतीय, संज्ञेय और ट्रायलेबल किस कोर्ट द्वारा विचारने आदि के बारे में बताया गया है, और जो दूसरी अनुसूची है वो प्रारूप के बारे में बता रही है, जैसे कि वारंट का प्रारूप क्या होगा, समन का प्रारूप क्या होगा। पुरानी जो CRPC जो रिपील हो चुकी है उसमें भी 2 अनुसूचियाँ थी, लेकिन उसमें जो धाराएँ थी वो कम थी, उसमें केवल जो है 4 से 84 धाराएँ थी। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों उसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे महत्वपूर्ण पदों को लेकर के दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद।